हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे। मैंने 3 वीडियोस अभी तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपसे बात करी कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी। दूसरे वीडियो में मैंने आपसे बात करी कि कौन कौन से सेक्टर्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए और मैंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म स्टार्ट किए, जिनको मैंने 2 वीडियोज़ में ख़त्म कर दिया। पहले वीडियो के अंदर 3 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स बताए थे। उसके बाद जो अगला वीडियो मैंने बनाया उसमें बाकी के सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट फिस्कल रिफॉर्म्स। ठीक है, फिस्कल रिफॉर्म्स कह लीजिए, बेसिकली फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड होती है, यानी कि जिसको गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इंप्लीमेंट करती है, वो फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। तो फिस्कल रिफॉर्म्स में बेसिकली टैक्स रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो हम इनको फिस्कल रिफॉर्म्स के साथ साथ क्या कह सकते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, समस्या वही पहली बात कि भाई इन टैक्स रिफॉर्म्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हिंदुस्तान में 1991 से पहले टैक्स स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही नैरो पॉपुलेशन बेस्ड था, पहली बात तो, और निहायत ही वाहियात किस्म का था। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा टैक्स रेट्स हाई हुआ करती थी। मैं 2 एग्जांपल कोट करना पसंद करूंगा। इनकम टैक्स की मार्जिनल रेट, ठीक है, मार्जिनल रेट का मतलब होता है मैक्सिमम रेट ऑफ इनकम टैक्स, दैट वाज 97.4%। टैरिफ जो कि इंपोर्ट्स पर लगता है 126%। अब आप सोचिए इस लेवल पर जब टैक्स होंगे तो टैक्स स्ट्रक्चर पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आना ही आना है, क्योंकि लोग फिर टैक्स इवेजन करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों कोई इतना ज्यादा टैक्स देगा? तो लोग टैक्स अपनी इनकम के बारे में ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं देते, लोग इनकम टैक्स की चोरी करते, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी चोरी की जाने लगी। करप्शन बहुत भयंकर था टैक्स सिस्टम के अंदर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इन सारी चीजों की वजह से होता यह था कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 कमेटियां बनाई। ठीक है, उन कमेटीज का नाम था, पहली कमेटी थी भूतलिंगम कमेटी, लिंगम कमेटी। ठीक है, और दूसरी कमेटी का नाम था राजा कमेटी। ठीक है, फर्स्ट वाज भूतलिंगम कमेटी एंड सेकंड वाज राजा चलैया कमेटी। ठीक है, भूतलिंगम कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू परफॉर्म डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, और ये बनाई गई थी इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, ये 2 कमेटियां सरकार ने बनाई, और इन दोनों कमेटीज ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए, उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर सरकार ने फिस्कल रिफॉर्म्स की। तो हम बेसिकली फिस्कल रिफॉर्म्स में डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स को अलग देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स को अलग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया कि भाई डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स जो किए गए थे दैट वर परफॉर्म एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ भूतलिंगम कमेटी। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में पहली काम जो की गई दैट वाज मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30%। ठीक है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 97.4% तक हायर लेवल पे होती थी, सरकार ने उसको डिक्रीज करके कितना कर दिया, 30% कर दिया फर्स्ट। ठीक है, ये मामला था इनकम टैक्स रिलेटेड। अभी मैं इनकम टैक्स रिलेटेड बात कर रहा हूं, ये चलिए डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30%। जो 97.4 के अपने पीक पे थी उसको रिड्यूस करते करते सरकार कितने पे ले आई, 30% पे ले आई।
ठीक है। दूसरा, आपको ही पता है इनकम टैक्स दो तरह के होते हैं, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है और एक पर्सनल इनकम टैक्स होता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में टैक्स, ठीक है, इससे रिलेटेड चेंज भी सरकार ने करे। पहला चेंज क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज, इसको सरकार ने 30% कर दिया। ठीक है, ये जो घरेलू कंपनियां हैं उन पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटा करके कितनी कर दी गई, 30% कर दी गई। दूसरा, फॉरेन कंपनीज, फॉर कंपनीज, ठीक है, फॉरेन कंपनीज के लिए सरकार ने दो स्लैब बना दिए, 40% एंड 50%। ठीक है, 40% किन कंपनियों के लिए, उन कंपनियों के लिए जो प्रोडक्शन यहां पे कर रही हैं और प्रोडक्शन के थ्रू अपना या प्रोडक्ट बेच रही हैं और फिर अपनी इनकम जनरेट कर रही हैं, उनके लिए सरकार ने 40% का कॉर्पोरेट टैक्स फिक्स कर दिया। और जो कंपनियां केवल रॉयल्टी से अपनी इनकम जनरेट करती है, जैसे मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड का केवल यह नाम चलता है, बाकी सब लोकल प्रोडक्शन होता है, तो मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियां जो केवल रॉयल्टी से इनकम कमा रही हैं, उन लोगों के लिए ये रेट कितनी कर दी गई, 50% कर दी गई। ठीक है, तो ये मामला आया इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स का मैक्सिमम लिमिट कितना कर दिया गया, 30%, और कॉर्पोरेट टैक्स के 3 स्लैब बना दिए। पहला स्लैब डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 30% और उसके बाद फॉरेन कंपनीज के लिए 40% एंड 50%। रिसेंटली अभी कॉर्पोरेट टैक्स को और ज्यादा कम किया गया है टू प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। ठीक है, तो वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, आपकी बुक्स में उसको अपडेट नहीं किया गया है, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड रिफॉर्म, जो कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट्स have been increased। ठीक है, वो इनकम जिस पर टैक्स नहीं देना है, कितनी लिमिट तक आपके इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उस लिमिट को क्या कर दिया सरकार ने, बढ़ा दिया। 1991 से पहले आपके 1 लाख से नीचे की इनकम टैक्स फ्री थी, 1991 में बढ़ा करके इसको 1.5 लाख कर दिया गया। अभी 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना होता है। ठीक है, करंट में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली 5 लाख तक की इनकम आपकी क्या है, टैक्स से एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट बात, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस हैज बीन सिंप्लीफाइड। ठीक है, अब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के प्रोसीजर को भी क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको सरकार ने कम करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सारे रिफॉर्म्स हमने करे किस सेक्टर में, टैक्स के सेक्टर में, डायरेक्ट टैक्स के सेक्टर में। इसके बाद अगर हम एक और देना चाहें कि 2005 में सरकार गिफ्ट टैक्स has been reintroduced। ठीक है, 2005 में सरकार ने गिफ्ट टैक्स को दोबारा से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये 1998 के अंदर क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो 2005 के बाद सरकार वापस क्या ले, गिफ्ट टैक्स ले। गिफ्ट टैक्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, 50,000 से ऊपर की गिफ्ट पे लगता है, 30% की रेट पे लगता है, और हमेशा रिसीवर पे लगता है। ठीक है, जो गिफ्ट रिसीव करेगा वो उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स की लायबिलिटी बनती है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा टैक्स के स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे हैं, हमने मोटा मोटा बात करनी है, क्योंकि टैक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स और जीएसटी और ये सब सीए के अंदर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उन पे मैं बहुत ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि अपना काम लिमिटेड है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अपन ने कौन कौन से रिफॉर्म्स करे थे, इतनी बात अपने को करनी है, इससे ज्यादा अपने को नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 5 मोटे मोटे रिफॉर्म सरकार ने करे किस सेक्टर में, डायरेक्ट टैक्स के सेक्टर में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं
इनडायरेक्ट टैक्स के सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के सेक्टर में भी बहुत सारे सुधार किए गए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्ट्रक्चर भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मल्टीपल टैक्सेस थे, स्टेट और सेंटर के बीच में रेवेन्यू को लेकर के क्लैशेस भी होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर थी, और रेट्स ऑफ टैक्स भी बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो इनको सबको सरकार ने सुधारा। पहली बात, टैरिफ रेट्स have been reduced from 126% to 10%। ठीक है, टैरिफ रेट्स को 126% से डिक्रीज करके क्या कर दिया गया, 10% पे ले आया गया। सेकेंड, सर्विस टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1994। ठीक है, 1994 में गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर पे भी टैक्स अप्लाई कर दिया, किस फॉर्म में, सर्विस टैक्स की फॉर्म में। थर्ड, सेल्स टैक्स हैज बीन रिप्लेस्ड विथ वैल्यू एडेड टैक्स इन 1999। पहली बार वैट कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1999 में सरकार ने वैट इंट्रोड्यूस किया, और उसको धीरे धीरे सेल्स टैक्स को किससे रिप्लेस कर दिया गया, वैट से रिप्लेस करते चले गए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रिफॉर्म, द रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी has been reduced। देखिए, एक्साइज ड्यूटी की मैं यूनिफॉर्म रेट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू क्या करती है, अलग अलग होती है। तो हम कॉमनली क्या कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी की रेट्स को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो अगला सुधार हमारा था एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड, एक्साइज ड्यूटी की रेट्स को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। इसके बाद फिफ्थ पे बात करें, करंट में अभी एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि देखिए ये टैक्स रिफॉर्म सारे पुराने रिफॉर्म्स हैं। 1991 से लेकर के और 2016 तक हमने मल्टीपल टैक्स सिस्टम में चले। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते थे, सेल्स वैट भी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी होता था, आपका एक्साइज ड्यूटी भी होती थी, और भी बहुत सारे टैक्स, सर्विस टैक्स भी होता था। तो ये सब अलग अलग थे, और बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। अब स्टेट के अंडर में जो टैक्सेस आते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनकी रेट्स वेरी करती थी। जैसे वैट किसी कमोडिटी पर किसी स्टेट में ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है। तो एक टैक्स स्ट्रक्चर हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था। गुड्स की प्राइसेस जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हुआ करती थी। तो अल्टीमेटली एक एसेट सिस्टम की या एक ऐसे टैक्स की जरूरत महसूस की गई जिससे मतलब जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं उनको पूरी कंट्री में एक किया जा सके। ठीक है, और इन मल्टीपल टैक्सेस के सिस्टम से बाहर निकला जा सके। तो 2009 में तत्कालीन जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने एक वन नेशन वन टैक्स की बात की, और इन्होंने एक ऐसे टैक्स की कल्पना की कि सारे टैक्सेस तो खत्म हो जाए और एक ही टैक्स रह जाए। ठीक है, तब कल्पना की गई थी जीएसटी की, दैट वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली सोच क्या थी, सोच ये थी कि भाई सारी गुड्स को और सर्विसेज को एट पार करके एक कॉमन रेट पे टैक्स अप्लाई कर दिया जाए, एक कॉमन टैक्स एप्लीकेबल हो जाए। हालांकि वो 2009 में 10 में ये मामला पार्लियामेंट में भी आया और इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन एट दैट टाइम पर जो अपोजिशन में पार्टी थी बीजेपी, उन्होंने इस चीज को एप्लीकेबल नहीं होने दिया।
जीएसटी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई गई और ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन 2016 में, ठीक है, सरकार ने जीएसटी बिल पेश किया और इसको पास करा दिया और 1 अप्रैल, आई थिंक 1 अप्रैल 2017, तब से हिंदुस्तान में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो आज की डेट में सारे टैक्सेस को हटा करके और एक कॉमन टैक्स अप्लाई, सर्विस टैक्स खत्म कर दिया गया है, एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है, बाकी सारे टैक्सेस एट पार करके एक टैक्स एप्लीकेबल हो गया है, एंड दैट टैक्स इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी 2017 में आया है, 17 से एप्लीकेबल हुआ है। और हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स जीएसटी में है क्योंकि स्लैब्स इसके अलग अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, वो अलग बात है। दूसरा, कुछ कमोडिटीज ऐसी थी जो स्टेट रेवेन्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उनको लेकर के स्टेट्स ने एजिटेशन की कि भाई ये कमोडिटीज गुड्स के सर्विस टैक्स के दायरे में या सॉरी जीएसटी के दायरे में नहीं आनी चाहिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लीकर यानी कि शराब, ऐसे प्रोडक्ट्स को अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, जीएसटी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो जीएसटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी एप्लीकेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी एप्लीकेबल बाय बोथ कंबाइंड और एसजीएसटी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा जिन यूनियन टेरिटरीज में स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है वहां पर एसजीएसटी की जगह कौन सा टैक्स लगाया गया है, यूटीजीएसटी नाम का टैक्स एप्लीकेबल किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुछ मोटे मोटे सुधार हैं जो हिंदुस्तान के टैक्स सिस्टम में किए गए हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे और इनको आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे किस पे। तो यहां पे मैं एक और लिख देता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इन 2017। ठीक है, तो ये मोटे मोटे सुधार हैं जो सरकार ने टैक्स के सेक्टर में करे हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, इनडायरेक्ट आपके क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स पे, जिसमें मोटा मोटी बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है उस सेक्टर में सरकार ने कौन कौन से सुधार किए। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। फिर अपना टॉपिक ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।